वेलकम टू लिव विद एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक असाइनमेंट लेके आए हैं जिसका टॉपिक है प्रेमचंद्र की कहानी कला। इस वीडियो का कंटेंट स्टडी पर्पस से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसे स्टडी पर्पस से भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही होगी, प्रेमचंद्र की कहानी कला। पहले पेज पे मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं जिसमें मैंने प्रेमचंद्र की कहानी कला के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उनकी कहानी कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। देश प्रेम नामक छोटी छोटी कहानियों का संग्रह जो प्रकाशित होता था, वहाँ से प्रेमचंद्र की कहानी कला की उत्पत्ति हुई। वहाँ से प्रेमचंद्र का कथा सम्राट के रूप में जन्म हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं, भारतीय इतिहास के सांधि काल में कथा सम्राट प्रेमचंद्र का आविर्भाव हुआ। उस समय गुलाम भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतमयी अस्त व्यस्त परिदृश्य का मानचित्र अंग्रेजी साम्राज्यवादी शोषण नीतियों से और ज़्यादा दयनीय होकर बिखर चुका था। यही कारण है कि 1905 में रूसी क्रांति के पश्चात समस्त एशिया के साथ साथ भारतीय जन आंदोलन भी जागरूकता व विद्रोह की नई लहरों से उद्वेलित हो उठा। उस समय उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्से में देश प्रेम नामक छोटी छोटी कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें 5 छोटी कहानियां संग्रहित थीं। देश प्रेम की भावना इन पृष्ठों में सांस ले रही थी। लेखक थे प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र के साहित्यिक जीवन का सूत्रपात इसी तरह हुआ, जिसका वास्तविक विकास प्रथम महायुद्ध के पश्चात सन 1919 से 1959 के बीच हुआ। उत्तर प्रदेश के हिंदू अधिवासी के रूप में प्रेमचंद्र ने पहले उर्दू में फिर हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया। 10,000 पृष्ठों में साहित्य रचना कर 200 कहानियों व 10 उपन्यासों के लेखक बने। जीवन के कठोर वास्तविकता अर्थात जमींदारों महाजनों के निष्ठुर पंजों से मुक्ति की छटपटाहट के लिए किसानों का मुख विद्रोह, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग की अल्प वेतन में सफ़ेद पोशी की समस्या व आत्मरक्षा के लिए आजीवन प्रयास, अंध संस्कार, अछूतों की दरिद्रता ताड़ना, क्रांतिकारी देशभक्तों का उबलता आक्रोश, मानवीय विश्वासों के विरुद्ध धर्म के नाम पर ढोंग, न्याय के नाम पर नीति कुशल घूसखोर विचारकों के कुचक्र, विदेशी शासन के दोष, यह सब विषय बने साहित्य लेखन के। तो प्रेमचंद्र के जो साहित्य लेखन के विषय थे वो यही सब थे। आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र के अमूल्य योगदान से आज कहानी विधा, विषय, कथ्य स्वरूप, आदर्श व शिल्प की दृष्टि से नए नए आयामों को आत्मसात करती हुई संतोषजनक पड़ाव तय करती विकास की मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो चुकी है। इनकी सार्थक कहानी कला के विषय में एक आलोचक कथन है। क्या कथन है ये आप देखिए। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चरित्र व व्यक्तिगत स्तरों तक फैले प्रेमचंद्र की भावपक्ष की विविधता व गहनता इसकी कलात्मकता व साहित्य महत्ता की द्योतक है। विषय की व्यापकता, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता, सशक्त संवाद, सजीव वातावरण, भाषा की गंभीरता, प्रभावमय शैली व लोक संग्रह की भावना दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियां अद्वितीय हैं। पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, ठाकुर का कुआं, पूस की रात व कफन विश्व की श्रेष्ठ कहानियों की पंक्ति में खड़े होने के योग्य हैं। आगे देखते हैं। वास्तव में कहानियों की यह उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, परिपक्वता प्रेमचंद्र की अथाह भाव राशि, संवेदन शक्ति, चित्रण कला, पैनी अंतर्दृष्टि व विलक्षण प्रतिभा के कारण संभव हो पाई। प्रेमचंद्र की कहानी कला का सजा सवरा रूप निम्नांकित तत्वों में उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे मैंने जो कुछ तत्व हैं जिनके आधार पे प्रेमचंद्र की कहानी कला का जो रूप है वो हमें देखने को मिलता है, उनका वर्णन किया हुआ है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा ही बताऊँगा, बाकी आप कंटेंट टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं और आप इसे स्टडी पर्पज़ से भी बिल्कुल देख सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो कंटेंट है एकदम अप्रोप्रिएट कंटेंट है। पहला तत्व है मानवीय धरातल पर आदर्श व यथार्थ की कल्पना। यहाँ पर देखिए, इस संदर्भ में प्रेमचंद्र का यह कहना कितना अर्थगर्भित व सटीक है। सूखी रोटियां सोने की थालों में परोस देने से पूड़ियाँ नहीं बन जाती। अर्थात जीवन में जो कुछ सत्य शिव सुंदर है उसी को दर्शाना मुख्य उद्देश्य रहा, पर यथार्थ चित्रण हेतु साहित्य की उपयोगिता को तिरस्कृत नहीं किया। आगे देखें। विषय वस्तु या कथ्य। प्रेमचंद्र आधुनिक कहानी को पूर्ववर्ती कहानी से सर्वथा भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार प्राचीन कथा शिक्षाप्रद, धार्मिक, मनोरंजन व कौतूहल दर्शाती थी, पर सीमित मात्रा में इसके विपरीत आज की कहानी पात्रों के मनोविश्लेषणात्मक चित्रण द्वारा ही सार्थकता पाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रेमचंद्र की संपूर्ण कहानियाँ 3 कालों में विभक्त हैं, यानी 3 कालों में उनका विभाजन किया गया है। पहला काल है आरंभ काल, दूसरा है विकास काल, तीसरा है उत्कर्ष काल।
आगे देखते हैं पात्र चरित्र चित्रण। इसमें देखें मानव चरित्र की रूपरेखा प्रेमचंद्र के शब्दों में मानवीय चरित्र इतना जटिल है कि बुरे से बुरा आदमी भी देवता हो जाता है और अच्छे से अच्छा आदमी भी पशु, पर वास्तव में मानव स्थितियों के हाथ का खिलौना है। अर्थात मानव चित्रण की यह जटिलता स्थितियों की जटिलता का प्रतिबिंब है। आगे देखें सौंदर्यवाद व उपयोगितावाद। इसमें देखिए प्रेमचंद्र का क्या कहना है। आधुनिक कला के स्वरूप पर प्रेमचंद्र ने अत्यंत सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौहार्द पुष्टि करना है, वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। अगला तत्व है जीवन का यथार्थ अंकन। प्रेमचंद्र साहित्य को जीवन की आलोचना मानते हैं और साहित्य का केंद्र बिंदु मानव जीवन है। इस साहित्य की उत्पत्ति इनके शब्दों में हमारी आत्मा के विकास को शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति संघर्ष में है। हमारा मन समस्त बाधाओं को परास्त कर अपने स्वाभाविक कर्म को प्राप्त करने को सदैव प्रयासरत रहता है। अगला तत्व है संवाद। कहानी के रचना विधान को निरंतरता व विकासशील पथ की ओर उन्मुख करने में संवाद या कथोपकथन की निश्चित व संभावित भूमिका रहती है। सशक्त संवादों से रहित कहानी मौन व अधूरी रहती है, सार्थकता की मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन प्रेमचंद्र की कहानी कला का श्रृंगार संवादों में कहानी की आत्मा सर्वत्र बोलती है। अगला तत्व है देश काल और वातावरण। समसामयिक युग की आंतरिक व बाहरी स्थितियों को सहज रूप से समेटने का प्रयास प्रेमचंद्र की कहानियों में है। इसलिए रचनाओं में धर्म, समाज, परिवार, घर, कृषि व उद्योग धंधों की विशिष्टता को उभारा है। साथ ही भौगोलिक व प्राकृतिक शक्तियों का उल्लेख भी वातावरण को प्रभावशाली बनाता है। अगला तत्व देखें मनोविज्ञान। प्रेमचंद्र मनोविज्ञान को कहानी कला का सर्वोत्तम तत्व मानते हैं। उन्होंने अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या नहीं की, अपितु संकेत भर किया है। अगला तत्व है मानवतावाद। लेखन कला के प्रति प्रेमचंद्र का विशिष्ट दृष्टिकोण था। वह इसलिए क्योंकि मानव होने के नाते हमें मानव समाज को, जीवन को यथार्थ अपने आप को देखने, समझने और उसका मूल्यांकन करने का अधिकार है। अगला तत्व है भाषा शैली। भाव अनुभूतियों के समान प्रेमचंद्र भाषा के भी सम्राट कहलाए। हिंदी कथा साहित्य को सर्वप्रथम प्रेमचंद्र ने ही प्रभायुक्त, मुहावरेदार, सुगम, सुबोध, साधारण बोलचाल की बहुलता के लिए पात्रानुकूल भाषा प्रदान की। शैली की अगर बात करें तो शैली विधान की दृष्टि से प्रेमचंद्र का अन्य पुरुष प्रधान ऐतिहासिक वर्णनात्मक शैली अपनाते हैं। कहीं कहीं उत्तम पुरुष की आत्मकथात्मक शैली के सुंदर उदाहरण भी उपलब्ध हैं, जैसे नशा कहानी जो मानव मन के अंतर्द्वंद का चरम निर्देशन दर्शाता है। अगला तत्व है सोद्देश्यता। प्रेमचंद्र ने एक अत्यंत सारगर्भित वाक्य कहा है, सृष्टा जनता की अदालत में अपने हरेक कृत्य के लिए जवाबदेह है। प्रेमचंद्र ने इसलिए जीवन को आत्मीयतापूर्ण दोनों बाहों में समेटा है, किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन किया है। और अंत में हम लोग प्रेमचंद्र की कहानी कला पे एक निष्कर्ष लिखेंगे, वो कुछ इस प्रकार है। प्रेमचंद्र कथा साहित्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात इतना तो स्पष्ट है कि भाव, भाषा, कला, शैली सभी दृष्टियों से वे अमर कथा साहित्य के प्रेरणता हैं। भारतीय जीवन का सर्वाधिक विशाल व विस्तृत वर्ग ऐसा कलाकार आधुनिक साहित्य में विरल है। तुलसीदास के उपरांत प्रेमचंद्र ही ऐसे समर्थ कथाकार हुए जिनकी वाणी उत्तर भारत से लेकर सुदूर दक्षिण छोरों का स्पर्श करती है। इतना ही नहीं बल्कि देश का संकुचित परिध का अतिक्रमण कर इनका साहित्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श कर विश्व मानवता का आलिंगन करता है, जो एक महान उपलब्धि है। उपन्यास सम्राट के नाम से तो प्रेमचंद सुप्रसिद्ध हुए ही, कहानी लेखक होने के नाते वे और आगे बढ़ते गए। तो ये था असाइनमेंट प्रेमचंद्र की कहानी कला पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर करने की। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।